हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 2 से डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे और मेनली हमारा जो फोकस है वो पोलराइजेशन के ऊपर है। और देन फिर हम लोग जो है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के बारे में देखेंगे क्या होता है। तो डाइलेक्ट्रिक्स में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट होता है, पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब किसी डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसका बिहेवियर क्या होता है, और पोलराइजेशन और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं। तो हम लोगों ने जब चैप्टर 1 स्टार्ट किया था तो वहां पर हमने पढ़ा था कि मटेरियल जो है वो 3 तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। तो जो इंसुलेटर्स होते हैं वही मटेरियल क्या कहलाते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स कहलाते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक्स आर नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेज। डाइलेक्ट्रिक वो मटेरियल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, या अगर हम कंडक्टर से कंपेयर करें तो दे हैव नो और नेग्लिजिबल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, यानी कि उनके पास में जो फ्री चार्ज कैरियर होते हैं, जैसे कि कंडक्टर्स के पास में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर वर्क एज चार्ज कैरियर। बट in non-conductors or dielectrics there are no free charge carriers like conductors, so they have no property like conductors, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। अगर हम देखें कि जैसे ही हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जब हम किसी कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, जैसे ही हम इस कंडक्टर को किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे, तो कंडक्टर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स की वजह से मूव करते हैं इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए कंडक्टर के इस फेस पे आके इकट्ठा हो जाएंगे, और उनकी जो डेफिशिएंसी है वो कंडक्टर के दूसरे फेस पे क्रिएट हो जाएगी। इससे यहाँ पर हम कहते हैं कि चार्ज इंड्यूस हो गया, एक तरफ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया और दूसरी तरफ जो है वो कैसा चार्ज इंड्यूस हो गया, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया है। ये जो चार्ज इंड्यूस हुआ है ये किसकी वजह से हुआ है, फ्री चार्ज कैरियर की वजह से। इसलिए इस इंड्यूस्ड चार्ज की जो डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसको हम सिग्मा फ्री से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चूंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो उसकी सिग्मा फ्री माइनस सिग्मा फ्री लिख सकते हैं, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके लिए प्लस सिग्मा फ्री लिख सकते हैं। तो इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे जाने पर कंडक्टर के अंदर इस तरीके से चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिससे उसमें एक सरफेस चार्ज इंड्यूस हो जाता है, दैट इज नोन एज सिग्मा फ्री। और ये इंडक्शन प्रोसेस या ये रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक कि कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो जाता। उस केस में क्या होता है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज बैलेंस्ड बाय द दिस इंड्यूस्ड चार्ज, बैलेंस्ड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज ड्यू टू द दिस इंड्यूस्ड फील्ड, इंड्यूस्ड चार्ज। जो यहाँ पर चार्ज इंड्यूस हुआ है उसकी वजह से फिर से क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और कंडक्टर के अंदर इंड्यूस हो गया है। ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होती है हमारी, ये हो जाएगी राइट टू लेफ्ट, और जो एक्सटर्नल फील्ड है उसकी डायरेक्शन कौन सी है, लेफ्ट टू राइट। तो जी ये प्रोसेस तब तक चलती रहती है कंडक्टर के अंदर जब तक ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर देते। ये बिहेवियर होता है कंडक्टर का इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। बट जब हम किसी डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, एक्सटर्नल फील्ड में रखे जाने पर चूंकि डाइलेक्ट्रिक के पास में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते नहीं है, तो क्या होता है डाइलेक्ट्रिक के अंदर भी चार्ज इंड्यूस होता है, सरफेस चार्ज बिल्टअप होता है, इंड्यूस चार्ज बिल्टअप होता है, और जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी वैल्यू जो है कम होती है, और ये एक्सटर्नल फील्ड को कैंसिल नहीं कर पाता है। तो रिजल्टेंट क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर रिजल्टेंट फील्ड जो है वो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्सटर्नल फील्ड को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, लेकिन पूरी तरीके से कैंसिल नहीं कर पाता है। इन दैट केस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डाइलेक्ट्रिक के अंदर वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो ये जो बिहेवियर होता है कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो गया है, ये जो बिहेवियर है इसको समझने के लिए हमें यहाँ पर कुछ जो इसके सपोर्ट में जो टर्म्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको हमें पहले पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। ये क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में आप सब लोग जानते हैं। इन जनरल द सेंटर ऑफ द नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इन एटम्स और मॉलिक्यूल्स। नॉर्मली जो हमारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके नेगेटिव चार्ज के सेंटर उनके पॉजिटिव चार्ज के सेंटर्स के साथ में कोइंसाइड करते हैं, यानी कि वो
एक ही पॉइंट पर जो है लोकेट होते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के सेंटर। इससे उनमें जो कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है ऐसे चार्ज या ऐसे एटम्स और मॉलिक्यूल्स का वो क्या होता है, जीरो। नॉर्मली उनमें डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। इफ such an atom or molecule is placed in an external electric field, the electron orbits are distorted so that the centers of positive and negative charge no longer coincide. अगर हम ऐसे एटम और मॉलिक्यूल को किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखें, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि अगर नॉर्मली तो क्या होता है कि एटम और मॉलिक्यूल में जो उनके सेंटर्स होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के, वो कोइंसाइड करते हैं। जैसा इस डायग्राम में देखेंगे हम पहले वाले में, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज जो कि न्यूक्लियस का होता है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, तो उसका सेंटर जो है वो भी यहाँ पर आएगा न्यूक्लियस पे। तो यहाँ पर क्या होता है, कोइंसाइड हो रहे हैं नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के सेंटर। सिमिलर वे में इस डायग्राम में देखेंगे तो इसमें कोई मॉलिक्यूल दिखाया हुआ है, जिसमें मॉलिक्यूल में एक नेगेटिव एटम है, नेगेटिव आयन है, और दो क्या है इसमें पॉजिटिव आयन है। तो इन पॉजिटिव आयन का सेंटर कहाँ होगा, इस नेगेटिव आयन के ऊपर ही होगा। इससे क्या होता है, ये दोनों कोइंसाइड करते हैं। बट अगर हम कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, तो जैसा कि इस डायग्राम में देखेंगे हम, जैसे ही हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाता है। और ऐसा डिस्प्लेसमेंट की वजह से क्या हो गया, ये डिस्टॉर्शन आ गया यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाएगा। जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। So the electric field shifts the positive and the negative charges creating a dipole। और जब ऐसा शिफ्टिंग यहाँ पर हो जाएगा तो ये एक पेयर बन जाएगा इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का ऑन स्मॉल सेपरेशन, और ये क्या बन जाता है, यहाँ पर इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। ऐसा ही मॉलिक्यूल के केस में होगा। तो मॉलिक्यूल के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, एक्सटर्नल फील्ड वो कौन सा है, लेफ्ट साइड में है। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो लेफ्ट में जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज राइट में जाएगा, और ये वाला पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, लेफ्ट में जाएगा। तो इस तरीके से ये डिस्टॉर्शन आ जाएगा, और डिस्टॉर्शन आने से इनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के सेंटर कोइंसाइड नहीं करेंगे, और यहाँ पर डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है। और उसी को हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। और इस इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट के बाद में जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है पोलर मॉलिक्यूल्स। दो तरह के मॉलिक्यूल आप लोगों ने पढ़े होंगे, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो इन्हें पोलर मॉलिक्यूल, द सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेज आर सेपरेटेड इवन व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फील्ड। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेंटर जो हैं वो एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं इवन व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फील्ड। सच मॉलिक्यूल्स are known as polar molecules and these molecules have a permanent dipole moment। चूंकि इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा हुआ है, उसके बाद भी उनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के सेंटर एक दूसरे से सेपरेटेड है, इसलिए उनके पास में क्या होता है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक है। और उस परमानेंट डाइपोल मोमेंट के एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ पर ये ले सकते हैं दो तरह के एग्जाम्पल, जैसे एक HCl दिया हुआ है आपको और एक H2O। HCl में क्या होता है, जो क्लोरीन का एटम होता है वो स्लाइटली नेगेटिव पोलैरिटी वाला होता है, और जो हाइड्रोजन एटम होता है वो स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, पॉजिटिव पोलैरिटी वाला होता है। तो इससे यहाँ पर एक इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट होता है या परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, जिसकी डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी, नेगेटिव से पॉजिटिव। ये कैसा है, नेगेटिव, और ये कैसा हो जाता है, पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आपके डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो जाएगी। क्योंकि ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में भी इनके पास में है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, परमानेंट डाइपोल मोमेंट। सिमिलर केस में कैसा हो जाता है, H2 के लिए ये O जो है वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, और ये जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो इनका जो पॉजिटिव सेंटर है वो कहीं यहाँ पर आएगा इनके बीच में, और ये नेगेटिव चार्ज का सेंटर हो गया, और इससे एक डाइपोल मोमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। और ये किसकी डायरेक्शन है, डाइपोल मोमेंट की। क्लियर। तो ये इंड्यूस नहीं होगा एक्चुअली में, ये कैसा रहेगा, परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल। दूसरे कुछ एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं हमारे पास में जिनमें जो सेंटर्स होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के, वो हमेशा क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं नॉर्मली। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। और जब इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को हम एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो उनमें क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाएगा। सो इन जनरल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के पास में कोई भी परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। जैसे हाइड्रोजन, ये इसमें दो हाइड्रोजन एटम होते हैं, हाइड्रोजन गैस, इसमें दो हाइड्रोजन एटम हो जाएंगे, तो ये नॉन पोलर हो गया। CO2, इसमें ऑक्सीजन के दो एटम हैं और एक कार्बन का एटम है, तो इनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के सेंटर क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक
इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम किसी डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल फील्ड में रखें तो क्या होगा, उसका बिहेवियर क्या होगा, जैसा कि हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था। तो उसको समझने के लिए हम अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हम किसी डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो उसका बिहेवियर किस तरीके से चेंज होता है, या वो किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को रिएक्ट करता है। तो सबसे पहले जैसे बात करें कि अगर कोई डाइलेक्ट्रिक है तो उसके जो मॉलिक्यूल हैं अगर वो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं तो वो कैसा डाइलेक्ट्रिक कहलाएगा, पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर डाइलेक्ट्रिक। समझ में आ रही है बात। ऐसे डाइलेक्ट्रिक जिनके मॉलिक्यूल्स के पास में परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है वो क्या कहलाता है, पोलर डाइलेक्ट्रिक कहलाता है। जैसे कि फर्स्ट डायग्राम में देखें ए में, इसमें एक डाइलेक्ट्रिक दिखाया हुआ है आपको, एक डाइलेक्ट्रिक का एक कह सकते हैं क्रॉस सेक्शन आपको दिखा रखा है। यहाँ पर ये डिफरेंट जो है एटम्स और मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट किया हुआ है, और यहाँ पर ये नेगेटिव, पॉजिटिव, माइनस प्लस ये इस तरीके से रैंडम जो डायरेक्शंस दिखाई हुई है इन मॉलिक्यूल्स की। तो ये क्या है, इनके इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के क्या है, डाइपोल्स हैं। जैसे कि ये कोई इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का डाइपोल हो जाएगा, इसका डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, ये इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट हो जाएगा नेगेटिव से पॉजिटिव। इस तरीके से ये पोलर डाइलेक्ट्रिक के अंदर जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, उस केस में मॉलिक्यूल्स के पास में उनके परमानेंट डाइपोल मोमेंट होते हैं, बट मॉलिक्यूल्स की जो डायरेक्शन होती है वो रैंडम होती है, वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइंड नहीं होते हैं। जो मॉलिक्यूल्स के डाइपोल मोमेंट होते हैं वो अलग अलग डायरेक्शंस में होते हैं। जैसे कि कुछ डायरेक्शंस को आप देखोगे, ये आपका जो है ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो दूसरा वाला जो है ये जो मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट है वो इस डायरेक्शन में आएगा। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि यहाँ पर एक रैंडम ओरिएंटेशन होता है डाइपोल मोमेंट्स का, और इसकी वजह से इस सिचुएशन में जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यहाँ पर नेट डाइपोल मोमेंट क्या रहता है, जीरो। पहले वाले डायग्राम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नेट डाइपोल मोमेंट क्या रहता है, जीरो रहता है। कैसा है, जीरो, क्योंकि सारे जो डाइपोल मोमेंट तो हैं बट वो क्या है, रैंडम है, और उनका जब हम एवरेज निकालेंगे या उनको सम करेंगे, वेक्टर सम करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम इस पोलर डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने इस डाइलेक्ट्रिक को दो प्लेट्स के बीच में रख दिया, जिसमें से एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरी प्लेट नेगेटिवली चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी हो गई है, टुवर्ड्स राइट साइड, और इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को ई नोट वेक्टर से हमने लिखा है। तो जैसे ही हम एक्सटर्नल फील्ड में पोलर डाइलेक्ट्रिक को रखते हैं तो ये जो रैंडम डाइपोल मोमेंट थे ये एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में अब यहाँ पर क्या हो गए, अलाइन हो गए। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पाएंगे, सारे जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या हो गए, अलाइंड हो गए। कैसे हो गए कि पॉजिटिव चार्ज तो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा, और नेगेटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। ऐसा करके ये डाइपोल क्या होते हैं, रोटेट हो जाते हैं, और रोटेट होकर इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल अलाइंड हो जाते हैं। तो आफ्टर अलाइनमेंट इस तरीके का जो है हमारे पास में एटॉमिक व्यू बन जाता है इस पोलर डाइलेक्ट्रिक का। इसको लिख सकते हैं आफ्टर अलाइनमेंट। आफ्टर अलाइनमेंट ये पोलर डाइलेक्ट्रिक का क्या बन जाता है, एटॉमिक व्यू या मॉलिक्यूलर व्यू, जिसमें कि हम देखते हैं कि सारे जो इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट्स थे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या हो गए, अलाइंड हो गए। और ऐसा करने के बाद में क्या होता है कि अब जो अगर हम देखें अंदर की तरफ तो ये जो पोर्शन है डाइलेक्ट्रिक के अंदर का, ये जो पोर्शन है इसमें हम देखेंगे तो जो चार्ज है वो क्या होता है कि आसपास के जो मॉलिक्यूल्स के चार्ज है वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। जैसे कि ये पॉजिटिव ये इस नेगेटिव को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को न्यूट्रलाइज कर देगा, या फिर ये पॉजिटिव इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, ये पॉजिटिव इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो कुल मिला के ये जो मैंने डॉटेड लाइन शो की है इसके अंदर का चार्ज जो है, इसके अंदर का चार्ज तो क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, यानी बैलेंस हो जाता है। लेकिन इसके बाहर जो कुछ चार्ज बचा हुआ है यहाँ पर, ये कैसा अनबैलेंस्ड चार्ज यहाँ पर रह जाता है। जैसे कि लेफ्ट साइड में कैसा चार्ज रह गया, नेगेटिव, और राइट साइड में कैसा अनबैलेंस्ड चार्ज रह गया, पॉजिटिव। इस पॉजिटिव और नेगेटिव जो अनबैलेंस्ड चार्ज है इसी को हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड चार्ज। जैसे कि कंडक्टर के केस में तो क्या होता है, फ्री चार्ज कैरियर के मूवमेंट की वजह से इंड्यूस होता है चार्ज। यहाँ पर तो क्या हुआ, अलाइनमेंट हुआ डाइपोल्स का, और उनकी वजह से डाइलेक्ट्रिक के जो सरफेस होती है उन पर चार्ज इंड्यूस हो गया है। जैसा कि लेफ्ट साइड में नेगेटिव चार्ज और राइट साइड में पॉजिटिव चार्ज, और इस चार्जेस की वजह से फिर से यहाँ पर क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है। तो उसको हम लिखते हैं ई वेक्टर इंड्यूस्ड, और इसकी डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा, राइट टू लेफ्ट, जो कि एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है। और ये जो चार्ज इंड्यूस हुआ है उसके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन कर सकते हैं, उसको क्या लिखते हैं, सिग्मा इंड्यूस्ड। कंडक्टर के केस में उसको सिग्मा फ्री लिखते हैं, और डाइलेक्ट्रिक के केस में इसको सिग्मा इंड्यूस्ड लिखते हैं, क्योंकि ये क्या हुआ है, ये इंड्यूस हुआ है, फ्री चार्ज कैरियर के मूवमेंट की वजह से नहीं हुआ है, ये डाइपोल मोमेंट के जो
इसमें नेट डाइपोल मोमेंट जो यहाँ पर इंड्यूस हुआ है उसकी वजह से ये इंडक्शन हुआ है। तो यहाँ पर सेकंड केस में हम लिख सकते हैं कि अब इस केस में नेट डाइपोल मोमेंट जो है अब वो जीरो नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर अलाइनमेंट हो गया है, अब ये जीरो नहीं है। ठीक है, इस तरीके से ये चेंज यहाँ पर आ जाता है। और ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करता है, कम करने की कोशिश करता है, या यहाँ पर इसको ये रिड्यूस कर देता है। तो इस तरीके से पोलर डाइलेक्ट्रिक का बिहेवियर हम समझ सकते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। इसी तरीके से हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बने हुए डाइलेक्ट्रिक यानी कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का बिहेवियर देख सकते हैं, जिसमें देखेंगे एक्सटर्नल फील्ड में रखे जाने पर पहले अगर एक्सटर्नल फील्ड की वैल्यू जीरो है तो सारे जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके बिल्कुल सिमेट्रिकल स्पेरिकल शेप में है, उनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के सेंटर कोइंसाइड करते हैं। लेकिन जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो वो क्या करेंगे, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट उनमें इंड्यूस हो जाएगा। और कौन सी डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। ये जो डाइपोल मोमेंट है ये कौन सी डायरेक्शन में इंड्यूस हो रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है, लेफ्ट से और राइट। क्लियर। इस तरीके से यहाँ पर तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या था, जीरो था, और यहाँ पर नेट डाइपोल मोमेंट अब जीरो नहीं रह जाता। और फिर से वही बात करेंगे कि यहाँ पर एक रीजन हमसे ऐसा देख सकते हैं कि उसके अंदर का जो चार्ज है वो तो क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, और डाइलेक्ट्रिक के सरफेस पे क्या हो गया, चार्ज इंड्यूस हो गया है। तो फिर से सिग्मा माइनस सिग्मा फ्री, सिग्मा इंड्यूस्ड और प्लस सिग्मा इंड्यूस्ड, यहाँ पर भी हम इसके लिए लिख सकते हैं। और इस इंड्यूस चार्ज की वजह से फिर से क्या होता है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है, उसको ई डैश, या यहाँ पर ई डैश लिखा हुआ है तो उसको ई वेक्टर इंड्यूस लिख सकते हैं। और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, इस बार डिक्रीज हो जाता है। इस तरीके से पोलर और नॉन पोलर किसी भी तरह का डाइलेक्ट्रिक हो, जब भी हम उसको एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो वहां पर क्या होता है, नेट डाइपोल मोमेंट डाइलेक्ट्रिक के अंदर इंड्यूस हो जाता है, और उस इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल फील्ड को अपोज करता है और उसको रिड्यूस कर देता है। सो व्हेन ए dielectric material is placed in an electric field, net dipole moment induces in it. This fact is known as polarization of the material. तो ये definition हो जाती है polarization की। The polarization vector जिसको हम कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं is defined as the dipole moment per unit volume. तो polarization vector जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, dipole moment per unit volume. Its magnitude P is often referred to as the polarization. जो पोलराइजेशन है वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है पोलराइजेशन का, जो उसको मैथमेटिकली ऐसा लिख सकते हैं, जो मैग्नीट्यूड है पोलराइजेशन का उसको लिख सकते हैं नेट डाइपोल मोमेंट या टोटल डाइपोल मोमेंट। तो उसको लिख सकते हैं समेशन ऑफ पी आई, क्योंकि अलग अलग इंडिविजुअल जो आपके एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं उनके डाइपोल मोमेंट का सम करेंगे और उसमें क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, तो वो कहलाएगा नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये कहलाता है पोलराइजेशन। और इसका अगर हम ऐसा यूनिट देखें तो इसका ऐसा यूनिट क्या निकल के आएगा, ऊपर की तरफ तो क्या बन जाता है आपका डाइपोल मोमेंट, और उसका ऐसा यूनिट क्या होता है कूलाम मीटर, और नीचे क्या हो जाएगा मीटर क्यूब। तो इसका डाइपोल मोमेंट जो पोलराइजेशन है इसका यूनिट क्या निकल के आएगा, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। क्लियर। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, नेट डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होना, और नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज पोलराइजेशन। वो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है पोलराइजेशन का। द चार्ज अपीयरिंग ऑन द सरफेस ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इंड्यूस चार्ज। जैसा कि हमने बताया था, डाइलेक्ट्रिक की सरफेस पे जो चार्ज इंड्यूस होता है, जो चार्ज अपीयर होता है वो क्या कहलाता है, इंड्यूस चार्ज। जैसे कि ये जो रीजन है, ये जो शैडो रीजन है दोनों तरफ, इसमें जो चार्ज अपीयर हो रहा है डाइलेक्ट्रिक की सरफेस पे वो क्या कहलाता है, इंड्यूस्ड चार्ज कहलाता है। As the induced charge appears due to a shift in the electrons bound to the nuclei, this charge also called bound charge. इस induced charge को bound charge भी बोलते हैं। और उसके लिए क्या सिंबल यूज किया था हमने, सिग्मा फ्री। तो माइनस सिग्मा फ्री या प्लस सिग्मा फ्री, या उसको कैसे देखो, दो तीन तरह के सिंबल होते हैं यूज करने के लिए। एक तो ले सकते हैं माइनस सिग्मा, सॉरी फ्री नहीं है यहाँ पर, ये हो जाता है इंड्यूस्ड, सिग्मा इंड्यूस्ड, और इसको लिख सकते हैं प्लस सिग्मा इंड्यूस्ड, या इसको दूसरा सिंबल यूज होता है माइनस सिग्मा बी, और इसको लिख सकते हैं प्लस सिग्मा बी। ठीक है। और एक और सिंबल होता है, ये होता है माइनस सिग्मा पी और प्लस सिग्मा पी। इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। क्यों लिखा है पी सबस्क्रिप्ट में, हमने पी क्यों लिया है, क्योंकि दिस चार्ज इंड्यूसेस ड्यू टू पोलराइजेशन। सो दिस पी इज रिप्रेजेंटिंग
इंड्यूस चार्ज ड्यू टू पोलराइजेशन, तो माइनस सिग्मा पी प्लस सिग्मा पी, ये माइनस सिग्मा बी प्लस सिग्मा बी, या नॉर्मली इंड्यूस्ड लगा के लिख सकते हैं। अब ये जो पोलराइजेशन होता है इसके लिए मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? सपोज ए रेक्टेंगुलर स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक हैज लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। जैसे कि इस डायग्राम में मान सकते हैं कि ये हमारे पास में कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, इसका लेंथ जो है वो L है और इसका जो क्रॉस सेक्शन A है, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है A। लेट सिग्मा P बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड चार्ज पर यूनिट एरिया ऑन द फेसेस। इसका जो सरफेस, जो इसका साइड फेस है उस पर जो चार्ज इंड्यूस हुआ है उसकी वैल्यू कितनी मानी उसने मैग्नीट्यूड की? सिग्मा P। द डाइपोल मोमेंट ऑफ द स्लैब इज देन, तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है? डाइपोल मोमेंट के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं हम? डाइपोल मोमेंट क्या होता है? Q इंटू एल, ऐसा लिखते हैं, तो चार्ज इंटू लेंथ। तो डाइपोल मोमेंट के लिए चार्ज कितना हो जाएगा? तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है? सिग्मा पी, और एरिया कितना है? ए, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा सरफेस पे? सिग्मा पी इंटू ए, और सेपरेशन कितनी है दोनों फेसेस के बीच में? एल, तो ये हो जाएगा सिग्मा पी इंटू ए एल। ये है आपका डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट ऑन द डाइलेक्ट्रिक। The polarization is the dipole moment induced per unit volume. So P equals to, तो ये तो हो जाएगा डाइपोल मोमेंट अपॉन नीचे क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, जो हमने स्लैब कंसीडर किया यहाँ पर। ऐसा स्लैब है ये, आप ऐसे समझ सकते हैं, ये कोई स्लैब है, ये यहाँ पर इसकी क्या हो जाती है? लेंथ हो जाती है L, और यहाँ पर ये प्लस सिग्मा P, और यहाँ पर ये माइनस सिग्मा P चार्ज इंड्यूस हुआ है, और जो साइड वाला फेस है इसका, उसका एरिया कितना है? A, इसलिए ये जो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा वो AL, और AL से AL कैंसिल होने के बाद में जो मैग्नीट्यूड है पोलराइजेशन का वो किसके बराबर हो जाता है? सिग्मा P के बराबर हो जाता है, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्लियर? तो इसीलिए ये हमारा यूनिट जो आया था पोलराइजेशन का वो क्या आया था आपका? सिग्मा P का यूनिट रहेगा वो क्या होता है? कूलाम पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूनिट भी कूलाम पर मीटर स्क्वायर होता है, पोलराइजेशन का यूनिट भी क्या रहेगा? कूलाम पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स, द डायरेक्शन ऑफ EP वेक्टर इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ E नॉट वेक्टर। EP वेक्टर यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ E नॉट वेक्टर, यानी कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। The resultant field E vector is in the same direction as the applied field E naught vector, but its magnitude is reduced। तो अभी तक हम ये बात करते आ रहे हैं कि पोलराइजेशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है उसकी डायरेक्शन एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट होती है, और इसलिए रिजल्टेंट फील्ड जो होता है डाइलेक्ट्रिक के अंदर वो रिड्यूस हो जाता है, जस्ट रिड्यूस हो जाता है। तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है रिजल्टेंट उसको E वेक्टर लिखा है, और एक्सटर्नल फील्ड को E नॉट वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है। सो resultant field E vector can be written as E vector equals to E naught vector upon K, external field upon K, यानी कि कांस्टेंट यूज किया गया है। ठीक है, दिस कांस्टेंट K इज कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। तो ये जो कांस्टेंट होता है K, ये कहलाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। तो ये जो कांस्टेंट हुआ है K हुआ है, ये जो K है कांस्टेंट है, ये एक यूनिटलेस कह सकते हैं, या ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं K को, K इक्वल्स टू E नॉट वेक्टर अपॉन E वेक्टर। ये हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ते हैं कूलम लॉ, वहां पर भी ये K आता है हमारा, या K को इसको किससे लिखते हैं? एप्सिलॉन R से भी लिखते हैं। ठीक है, तो वही सिंबल, ये वही चीज यहाँ पर आ रही है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो एक्सटर्नल R है, या उसको सिंबल K से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर? फिर बात करते हैं कैपेसिटर्स की। कैपेसिटर्स क्या होते हैं? तो अभी तक जो हमने पढ़ा है उन सब चीजों का यूज होता है इन कैपेसिटर्स में। तो सबसे पहले बात करते हैं कैपेसिटर होते क्या हैं। तो जैसा इस डायग्राम में देख रहे हैं, ऐसे कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट आपने किसी सर्किट में देखे होंगे। ऐसा सिलेंडर शेप में कुछ होता है जिसमें दो लीड निकली हुई होती है ऐसे जोड़ने के लिए, है ना? ऐसे भी होते हैं, ये ऐसे चपटे चपटे से आपने देखे होंगे, किसी ने अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट खोल के देखा हो तो ये इस तरीके के होते हैं या इस तरीके के होते हैं। तो ये जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं? कैपेसिटर्स। तो कैपेसिटर होते क्या है बेसिकली? कैपेसिटर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर्स प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर इज कॉल्ड ए कैपेसिटर।
कैपेसिटर क्या होता है? एक कॉम्बिनेशन होता है दो कंडक्टर्स का जो कि एक दूसरे के पास में रखे गए हैं। जैसा कि इस डायग्राम में देख सकते हैं, दो कंडक्टर हैं जिस पर एक पर चार्ज प्लस क्यू है और एक पर चार्ज माइनस क्यू है। अगर इन दोनों को एक दूसरे के पास में रखते हैं हम, तो ये क्या बन जाता है? कॉम्बिनेशन कैपेसिटर बन जाता है। नॉर्मली कैपेसिटर में जो कंडक्टर्स होते हैं उनके पास में जो चार्ज है, एक पर पॉजिटिव चार्ज होता है और एक पर नेगेटिव चार्ज होता है, और चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है इन जनरल जो हम यूज करते हैं। ठीक है, तो दो कंडक्टर्स होते हैं कैपेसिटर में, एक पर चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज और एक पर होता है नेगेटिव चार्ज। जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको पॉजिटिव प्लेट बोलते हैं, जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है उसको नेगेटिव प्लेट बोलते हैं, और दोनों पर चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होता है? सेम होता है। द कंडक्टर विद द पॉजिटिव चार्ज is called positive plate and the other is called the negative plate. The charge on the positive plate is called the charge on the capacitor. जो पॉजिटिव प्लेट पे जो चार्ज की वैल्यू होती है वो कहलाता है चार्ज ऑन द कैपेसिटर। ऐसा अगर आपसे पूछें कि कैपेसिटर पे चार्ज क्या होता है, तो कैपेसिटर पे चार्ज जीरो नहीं करना है भाई, क्योंकि प्लस क्यू और माइनस क्यू को जोड़ के आपने बोल दिया भाई कैपेसिटर पे चार्ज क्या हो गया? जीरो। नहीं, कैपेसिटर का जो चार्ज होता है इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ऐसे बोल सकते हैं, या चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट। क्लियर? एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज कॉल्ड द पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर। जैसे दो प्लेट है आपकी, एक पर पॉजिटिव चार्ज है और एक पर नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट पे पोटेंशियल हो जाएगा V प्लस, नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट पे पोटेंशियल हो जाएगा V माइनस। इनका जो डिफरेंस होगा V इक्वल्स टू V प्लस माइनस V माइनस, दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर। और इसका सिंबल जो होता है, इन जनरल ये सिंबल इसका यूज किया जाता है। फॉर ए गिवन कैपेसिटर the charge q on the capacitor is proportional to the potential difference v between the plates. नॉर्मली जो कैपेसिटर का जो पोटेंशियल चार्ज होता है वो कैपेसिटर की पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है, और यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं c, तो q बराबर cv, या इसको लिख सकते हैं c इक्वल्स टू q अपॉन v। तो ये फॉर्मूला आप याद रखें हमेशा। तो ये c बराबर क्या होता है? q अपॉन v। अब q तो क्या हो गया? चार्ज ऑन द कैपेसिटर। v क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो ये जो c कांस्टेंट हमने यहाँ पर ऐड किया है ये कहलाता है कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। ये ध्यान रखेंगे, ये C कांस्टेंट क्या कहलाता है? कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। C इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड B। ये जो कैपेसिटेंस होती है ये चार्ज Q या पोटेंशियल डिफरेंस B पे डिपेंड नहीं करती है। इट डिपेंड्स ऑन द शेप, साइज एंड सेपरेशन ऑफ द कंडक्टर्स एंड द मीडियम बिटवीन देम। जो कंडक्टर्स हम कैपेसिटर बनाने के लिए यूज ले रहे हैं उनका साइज कैसा है, शेप और उनके बीच में सेपरेशन पे ये कैपेसिटेंस डिपेंड करती है। अगर हम ऐसा यूनिट की बात करें तो कैपेसिटर की ऐसा यूनिट अगर आप यहां से निकालेंगे तो ऊपर की तरफ तो क्या है आपके? चार्ज है। न्यूमरेटर में क्या है? चार्ज है। डिनोमिनेटर में क्या है? V। तो ऐसा लिखेंगे C बराबर कूलाम पर वोल्ट। ये क्या बन जाएगा? ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटर। तो इसको लिख सकते हैं ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज कूलाम पर वोल्ट विच इज रिटन एज फेरेड। इसको हम बोलते हैं फेरेड, और इसका सिंबल जो होता है फेरेड यूनिट का वो होता है कैपिटल F। नॉर्मली इसका जो फ्रिक्वेंटली यूज्ड यूनिट होती है कैपेसिटर की वो होती है माइक्रोफेरेड। ऐसा लिख सकते हैं 1 माइक्रोफेरेड इक्वल्स टू होता है 10⁻⁶ फेरेड, या कई बार आपको नैनो फेरेड यूज में मिलेगा तो 1 नैनो फेरेड इक्वल्स टू हो जाएगा 10⁻⁹ फेरेड, या 1 पिको फेरेड भी आपको देखने को मिल सकता है, तो ये हो जाएगा 10⁻12 फेरेड। इस तरीके से ये जो छोटी यूनिट्स होती हैं वो हम यूज लेते हैं। फेरेड जो है वो बहुत बड़ा यूनिट होता है फॉर कैपेसिटेंस। बाकी ऐसा यूनिट की बात करें तो फेरेड आपका यूनिट हो जाएगा, या कूलाम पर वोल्ट। द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैन विदस्टैंड विदाउट ब्रेकडाउन ऑफ इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इट्स डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अगर किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें या उस पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो वो जिस मैक्सिमम वैल्यू तक, इलेक्ट्रिक फील्ड की जिस मैक्सिमम वैल्यू तक वो उसमें इंसुलेशन की प्रॉपर्टी मेंटेन रहती है, वो मैक्सिमम वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की वो क्या कहलाती है? डाइलेक्ट्रिक की स्ट्रेंथ कहलाती है। अगर उससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया तो जो डाइलेक्ट्रिक है वो अपनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को लॉस कर देगा और वो कंडक्टिंग बन जाएगा। फॉर एयर इट इज अबाउट 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। तो एयर के लिए जो स्ट्रेंथ है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, वो कितनी है? 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर की। तो जितने भी हम, जैसे हमने बताया कि जो कैपेसिटर होता है वो क्या करता है, उस पर चार्ज आप देते जाएंगे, उसका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। सो देयर इज अ लिमिट टू द अमाउंट ऑफ द चार्ज दैट कैन बी स्टोर्ड ऑन ए गिवन कैपेसिटर विदाउट सिग्निफिकेंट लीकिंग।
तो जो भी हमारे कैपेसिटर होते हैं उनकी अपनी एक लिमिट होती है। बेसिकली कैपेसिटर का जो यूज होता है वो क्या होता है, एनर्जी स्टोर करने के लिए, और एनर्जी स्टोर करने के लिए हम उस पर क्या करते हैं, चार्ज की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं, चार्ज स्टोर करते जाते हैं। तो ऐसा करने की एक अपनी लिमिट होती है, उससे ज्यादा लिमिट पे क्या हो जाएगा, उस वहां पे ब्रेक डाउन हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक का। तो जो भी कैपेसिटर्स होते हैं उनकी अपनी एक लिमिट होती है, ठीक है, वो हम यहाँ पर कहना चाह रहे हैं, क्योंकि ये हर एक डाइलेक्ट्रिक की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है। थैंक यू।